Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. I am Poonam, your social science teacher. Today we are going to start with a very interesting topic, that is Delhi Sultans, chapter number 3 of history, Delhi Sultans. एंड आपने मूवीज़ में काफ़ी बार सुना होगा वो वहाँ का सुल्तान, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सुल्तान थे कौन, ठीक है। सुल्तान कैसे काम करते थे, उनकी मिलिट्री पावर्स क्या थी, उनकी स्लेव सिस्टम क्या था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनकी कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी। तो डिफरेंट थिंग आज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आइए मेरे साथ। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे नो किंगडम दिल्ली कैपिटल। इस टाइम पे दिल्ली जो थी, दिल्ली वो किसी भी किंगडम के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राजा के अधीन एज अ कैपिटल नहीं थी। दिल्ली थी सारे एम्पायर में थी एज अ सिंगल यूनिटी, ठीक है। ऐसे नहीं था कि उसको कैपिटल बना रखा हो, एज अ पार्ट ऑफ एम्पायर, एज अ पार्ट ऑफ कैप्चर्ड रीजन दिल्ली थी। आगे समझ में आपको, ठीक है। दिल्ली फर्स्ट बिकेम कैपिटल अंडर तोमरा राजपूत। तोमर राजपूत थे, आपको सभी को पता है। तोमर राजपूत आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप उनके बारे में, ठीक है। तो दिल्ली जो थी सॉरी, तो सबसे पहली बार किसके अंडर में कैपिटल बनी थी? इफ आई कैन आस्क यू, सो आंसर इज तोमरा राजपूत। तोमर राजपूत ने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था, ठीक है। दिल्ली को राजधानी घोषित किया था तोमर राजपूत ने। उससे पहले किसी भी राजा के अधीन दिल्ली जो थी हमारी राजधानी नहीं थी। 12th सेंचुरी तोमर राजपूत वर डिफीटेड बाय चौहान, ठीक है। बट दिल्ली जब अपने रीजन में आई, जब अपने पावर में आई अंडर तोमराज, बट तोमरा राजपूत वर डिफीटेड बाय चौहान। तोमरा को किसने हरा दिया? चौहान्स ने ऑफ अजमेर। अजमेर के जो चौहान्स थे उन्होंने उनको, तोमरा को डिफीट कर दिया। ऑब्वियसली क्या वो डिफीट करने के बाद उनकी कैपिटल में रही? नहीं, इट बिकेम अंडर द कैपिटल्स ऑफ चौहान्स। चौहान जो अजमेर से आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली जो थी क्या करती गई? एज अ कैपिटल बहुत सारा एरिया कैप्चर करती गई। एज अ कैपिटल उसके अंदर बहुत सारा वास्ट एम्पायर आता रहा, बहुत ज्यादा रीजन आते रहे, ठीक है। तो 13वीं सदी में, 12th सेंचुरी में कौन आए थे? चौहान आए थे, जिन्होंने इनको हराया था ना। तो 13th सेंचुरी में जो दिल्ली जो सल्तनत की स्थापना हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन, दिल्ली सुल्तान्स की फाउंडेशन रखी जा चुकी थी। आ गई आपको बात समझ में? पहले दिल्ली कैपिटल नहीं थी, बट फर्स्ट बिकेम कैपिटल अंडर तोमरा राजपूत, ठीक है। एंड दे वर डिफीटेड बाय अजमेर, चौहान्स ऑफ अजमेर। देन ज्यादा एरिया बढ़ने लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। इतना समझ में आया थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड? अभी हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है हमारे को? हम कहते थे वो अपने खास स्लेव को अपने खास काम देते थे, अपने बूचर को उन्होंने ये काम दे दिया, अपने घास काटने वाले को ये काम दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी एडमिनिस्ट्रेशन में। बट क्यों? हमें कहाँ से पता चलता है? क्या मैं और आप ये चीज कंक्लूड कर लेते हैं? मैं और आप ये चीज कंक्लूड नहीं कर पाते। ये जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो चीजें क्या करते हैं? एविडेंटली प्रूव करते हैं। उनके पास एक प्रॉपर डाटा होता है जिससे वो लोग प्रूव करते हैं। उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज रहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस में आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो 6th में, कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? शिलालेख, पत्थर होते हैं, उस पे राजा अपने आदेश लिखवाता है। जैसे आपके ब्लैक बोर्ड होते हैं क्लास में, नोटिस बोर्ड होते हैं ना। तो आप लोगों के अब थोड़ा एडवांस सिस्टम आ गया। पहले के लोगों के टाइम पे क्या नोटिस बोर्ड होते थे? नहीं। क्या कोई पैम्फलेट बंटवाते थे? नहीं। वो क्या करते थे? इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करवाते थे। कोई नुकीले पत्थर से, शिला पे, पत्थर पे, चट्टान पे क्या करवाते थे? कोई एविडेंट लिखवाते थे कि यहाँ ये होने वाला है, ठीक है। इस टाइम के दौरान इस राजा ने शासन किया कि वहां पे ये महासभा होगी, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। और कॉइन्स, किसी एक कॉइन के ऊपर आपको उस पर्टिकुलर एम्पायर की हिस्ट्री मिलती है बेटा। जैसे अपने लास्ट क्लासेस में हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उस पे कोई एनिमल भी बना हुआ था,
ठीक है, उस पे कोई वीट के निशान थे, कोई अनाज के निशान थे। इट मीन्स कि वो लोग उस खास तरह के अनाज को आइडेंटिफाई कर सकते थे। उनके टाइम पे ये पर्टिकुलर अनाज हुआ करता था और उस टाइम पे ये पर्टिकुलर चीज जानवर को ये पूजा करते थे, वर्शिप करते थे या अपने साथ रखते थे। सो मेनी थिंग हु डज ऑल दीज थिंग्स? हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। समझ में आया? तो इंस्क्रिप्शन से हमें किसके बारे में पता चलता है? दिल्ली सुल्तान्स। पॉइंट से हमें किसके बारे में पता चलता है? दिल्ली सुल्तान। आर्किटेक्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिल्ली चले जाओ, आगरा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ऐसी जगह जहाँ पे किले, मस्जिद ये सब चीजें बन रही हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ऑटोमेटिकली दिल्ली का ये टॉम आगरा के टॉम से सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? बिकॉज आपने खुद ने आइडेंटिफाई किया है इट इज मेड बाय दिस सुल्तान एंड द स्कल्पचर दैट यू हैव सीन इन आगरा इट सीम्स द सेम। ठीक है, तो वो दोनों जो स्कल्पचर हैं वो सेम लग रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। व्हेन यू रीड दैट मैनुअल जो आपको एक मॉन्यूमेंट के बाहर मिलता है ना कि ये इसका निर्माण इसने करवाया था, ये सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, इसी सदी में ये इसकी याद में बनाया गया, देन यू एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये सुल्तान ने बनाया एंड आई हैव सीन दैट मकबरा, आई हैव सीन दैट टॉम दैट आल्सो बीन मेड बाय सुल्तान। सो नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि कोई एक यूनिक चीज एक मॉन्यूमेंट में जरूर होती है उस पर्टिकुलर एम्पायर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर सुल्तान से रिलेटेड, चाहे मुगल्स हो कोई भी हो, एक पर्टिकुलर यूनिक उनकी खुद की स्टाइल रहती है, आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो उससे आप लोग लिंकअप कर सकते हो कि ये चीज वहां पे ऐसी थी तो इसने बनाई थी, अरे ये उसने बनाई है। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यू मी आर द लेम मैन। ठीक है, हमारे को इतना नहीं पता है कि हम एज अ आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग उसकी स्टडी करें और हम एक कंक्लूजन दे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये ओनली आर्कियोलॉजिस्ट कैन रीड आउट। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, पॉइंट्स एंड आर्किटेक्चर, दीज गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान। समझ में आया आपको? सेकंड, तारिख, त्वारिख। तारिख इज सिंगुलर एक वचन, त्वारिख इज प्लूरल बहुवचन। ये हिस्ट्रीज हैं, किसकी हैं? सुल्तान्स की। जब किसी चीज की हिस्ट्री मैं लिख रही हूँ, आजकल आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो है ना, हिस्ट्री चैनल देखते हो तो किसके बारे में बताता है ना वो, तो ऐसे ही ये तारिख एंड त्वारिख किसके बारे में बता रही हैं? सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तो ये हिस्ट्रीज किसकी हो गई? सुल्तान्स की। ठीक है, तो इससे भी हमें किसके बारे में पता चलता है? दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो इन चीजों से पता चला हमारे को और तारीख एंड त्वारीख से पता चला। अंडरस्टूड? अब और हमें कहाँ से पता चला? उससे पहले मैं आपको बता दूं जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो दिल्ली सुल्तान्स की कोर्ट लैंग्वेज थी। कोर्ट लैंग्वेज मतलब जैसे आपको हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बायलिंगुअल पढ़ाते हैं, है ना, कई बार हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं हम अरेबिक पढ़ा रहे हो, हिंदी वाली टीचर संस्कृत में पढ़ा रहे हो, नहीं है ना ऐसा। ठीक है, तो इनकी जो लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जो कामकाज की जो लैंग्वेज थी इनकी, जो भी इनका कोई रिटन रिकॉर्ड रखा जाता था वो पारसी लैंग्वेज में होता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द लैंग्वेज ऑफ सुल्तान्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज Persian, not English, not Hindi, not Arabic, not Sanskrit. What was that? It was पर्शियन। समझ में आ रहा है आपको बात? कि पर्शियन लैंग्वेज थी जो सुल्तान अपने कोर्ट में यूज किया करते थे। कोर्ट मतलब कोर्ट वाला वो वाला नहीं, न्याय वाला, दरबार में, दरबार की लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन। ठीक है, आगे आइए। ऑथर्स ऑफ त्वारिख, आपको क्या लगता है कि किसी को भी वो अपॉइंट कर लिया, आओ तुम त्वारिख लिखो? नहीं, अपॉइंट किसको करा जाता था? जो राजा के वफादार होते थे, राजा के करीबी होते थे, राजा के सेक्रेटरी होते थे, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते थे, जो राजा के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते थे, उनको अपॉइंट करा जाता था। किसके लिए? त्वारिख लिखने के लिए। किसके बारे में? हिस्ट्री। किसकी? सुल्तान्स की। थोड़ा दिमाग में फिट कर पा रहे हो आप ये चीजें? घूम के वो चीज इस पे ही आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज, एडवाइज रूलर्स एंड इवेंट्स। ये राजा को एडवाइस करते थे। कौन? जिनका अभी मैंने नाम लिया
जो राजा के खास होते थे, एडवाइजर होते थे, सेक्रेटरी, ये राजा को एडवाइस करते थे कि आप ऐसे राज करोगे तो जनता आपको प्यार करेगी, ये पॉलिसी निकालोगे तो ज़्यादा आपको जनता से प्यार मिलेगा, ये चीज़ करोगे तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। समझ में आई आपको ये बात? तो रूलर्स एडवाइज्ड, तो ये एडवाइस करते थे ऑथर्स किसको? राजा को, कि आप ऐसे काम करो, आपकी कार्य प्रणाली, आपकी वर्किंग जो होगी वो अच्छी होगी, एफिशिएंट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों का प्यार मिलेगा और हमारा जो एम्पायर है वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा। ठीक है, नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑथर होते थे, तारीख लिखने वाले, सुल्तान्स के बारे में, ये कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? ये रहते थे सिटीज में, मेनली बड़ी बड़ी सिटीज में रहते थे, गाँव में नहीं रहते थे, ये आउट ऑफ रीच नहीं रहते थे, कॉन्टेक्ट में रहते थे, जैसे ये आ जा सके, तो ये सिटीज में रहते थे। और जैसे आप लोग पैम्परिंग करते हो, टीचर मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैम ये फ्लावर लो, ठीक है, तो ये लोग भी पैम्परिंग करते थे, राजा की तारीफ करते थे, किसके लिए? कि राजा उनको सोने के सिक्के देगा, उनको लैंड ग्रांट्स देगा। लैंड ग्रांट्स क्या होती है? लैंड का हिस्सा उसको दे दिया, वहां पे ये खेती करे, कुछ भी करे, पैसा कमा के अपने पास रखे। नो शेयरिंग ऑफ व्हाट? राजा अगर कोई चीज अपने ऑथर्स को बताता था ना, कोई शेयरिंग नहीं होती थी। त्वारिख्स के जो ऑथर थे वो आपस में बात नहीं करते थे कि मुझे राजा ने ये बताया या मुझे राजा ने ये बताया, ठीक है, उनके बीच में कोई शेयरिंग नहीं होती थी, चाहे अपने फैमिली मेंबर से रिलेटेड क्यों ना हो। घर जाके भी वो लोग शेयरिंग नहीं करते थे इस थॉट की कि राजा ने उसको बताई है। समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव अहेड। सर्किल ऑफ जस्टिस, सर्किल क्या होता है? गोल ऑफ जस्टिस, न्याय का चक्र। अब न्याय के चक्र के बारे में आप क्या समझते हो कि न्याय का चक्र घूम फिर के गोला क्या होता है? इस पॉइंट से आप चले तो इधर ही आ गए। ऐसे ही सर्किल ऑफ जस्टिस में भी आप यहां से चल रहे हो, जैसे मान लो एक मिलिट्री कमांडर है, एक मिलिट्री कमांडर को क्या चाहिए? सोल्जर्स चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं राजा हूं, मेरे पास सेना ही ना हो तो मैं क्या राजा हूं? मैं राजा नहीं। किसी मिलिट्री कमांडर को सबसे पहले रूल करने के लिए क्या चाहिए? उसकी सेना चाहिए। अगर सेना ही नहीं होगी तो युद्ध लड़ने जाओगे, किसको लेकर जाओगे? घर वालों को? नहीं, आप सेना को लेकर जाओगे। अब सेना को क्या चाहिए? जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स जो किसान होते थे, किसान क्या करता था? अच्छी अनाज बोएगा जब भी अच्छा पैसा देगा ना, तो पीजेंट्स जो होते थे वो हैप्पी होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे जब भी वो अच्छा रेवेन्यू देंगे। मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या मैं उसका कैश, क्या मैं उसका टैक्स अच्छा दे पाऊंगा? नहीं। तो मैं मिलिट्री कमांडर को ऐसा टैक्स क्या दूंगा? नहीं दे पाऊंगा ना, या बहुत कम मात्रा में दे पाऊंगा, बहुत कम क्वांटिटी में दे पाऊंगा। तो बेटा सर्किल ऑफ जस्टिस आपको यही बताता है कि नॉट अ रीजन, neither an empire can survive without the soldiers। मिलिट्री कमांडर के पास सोल्जर्स हैं और मिलिट्री कमांडर पीजेंट से टैक्स ले रहा है, पीजेंट से पैसा ले रहा है। अगर किस लिए? अगर वो खुश होंगे जब भी तो अच्छी फसल देंगे ना। अगर पीजेंट्स के पास अच्छी फसल नहीं है, उसकी खेती अच्छी नहीं हुई तो टैक्स दे पाएगा? वो नहीं दे पाएगा टैक्स। तो यही सर्किल ऑफ जस्टिस है कि अच्छी फसल होएगी तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा तो मिलिट्री कमांडर के पास अच्छा पैसा मिलेगा और वो सैलरी कैसे दे पाएगा अपने सोल्जर्स को? कैश में। क्या आपको समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ये सर्किल ऑफ जस्टिस है। ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, एंड रेवेन्यू मिला, उसका कुछ हिस्सा इसने दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ते हैं मस्जिद क्या होती है। सभी को पता है आपको, मस्जिद एक इंग्लिश वर्ड क्या है? मॉस्क। मॉस्क कहते हो ना बड़ी बड़ी मस्जिदों को, इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क। यहाँ पे क्या होती है? फ्राइडे प्रेयर्स होती है ना। तो फ्राइडे प्रेयर्स करने के लिए किसी को हम हायर करते हैं। जैसे एक स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, आपको सबको पता है। ठीक है, एक स्कूल का हेड जैसे एक प्रिंसिपल होता है, तो एक मस्जिद का हेड कौन होता है? इमाम। कोई भी आके इमाम नहीं बन जाता। ठीक है, इमाम कौन बनता है? कोई पढ़ा लिखा एल्डर, बड़ा बूढ़े को एक उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि यही फ्राइडे की वो प्रेयर्स करा करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मस्जिद को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क। और जिस पर्सन को उन्होंने हायर किया है किसके लिए, फ्राइडे प्रेयर्स देने के लिए, उसको कहेंगे इमाम। और किबला क्या होता है बेटा, आपको पता है मुस्लिम्स लोग जब अपनी प्रेयर करते हैं, जो चटाई बिछा के घुटने फोल्ड करके जो उस साइड फेस करते हैं वो मक्का की साइड, ठीक है, अपने जो भगवान होते हैं जो उनके, ठीक है, उनकी साइड वो लोग फेस करते हैं, उस साइड अपना फेस रखते हैं। और इस प्रोसीजर को कहा जाता है किबला। जब वो लोग मक्का की साइड फेस कर रहे हैं, इसको किबला की संज्ञा दी जाती है, इसको किबला कहा जाता है। तो समझ में आया, मस्जिद इंग्लिश वर्ड इज मॉस्क, इमाम जो उन लोगों ने सिलेक्ट किया फ्राइडे प्रेयर्स के लिए, किबला होता है जब वो लोग मक्का की साइड फेस करके कुछ अपनी प्रेयर्स गाते हैं उसको, ठीक है। अभी आपको समझ में आया थोड़ा सा दिल्ली सुल्तान के बारे में, उनकी प्रेयर्स कैसे होती थी, तो आरिक्स कौन लिखता था, कहाँ रहता था, क्या काम करता था, किस लिए लिखता था। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चीज के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके सामने मैं दोबारा आऊंगी। Till then, keep watching the video and if you have any doubt, you can call me anytime.